हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन है इसके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह प्राचीन भारत की श्रृंखला को लेकर के आया हूँ। इसके पहले प्राचीन भारत पर कई वीडियोज़ आए हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों ने उन वीडियो को देखा होगा। अब जो टॉपिक जो चल रहा है वो है वैदिक काल, और वैदिक काल का ये उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल पर भी दो तीन वीडियोज़ पहले आपने देखा होगा। उसमें उत्तर वैदिक काल की कुछ प्रारंभिक बातों को बताने के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी प्रशासनिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति को आपने देखा। आज जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आज के चर्चा का जो विषय होगा, जो टॉपिक है, वह उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि इतिहास में 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो उसी क्रम में यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस समय सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक क्षेत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो किन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उस काल में क्या स्थिति थी वर्ण की, अर्थात समाज का जो डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ था, वो कर्मों के आधार पर हुआ था या जन्म के आधार पर हुआ था। साथ ही साथ देखते हैं कि उस काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और उस काल में आर्थिक समानता थी या असमानता थी। तो यहाँ पर हम अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र की जब चर्चा करते हैं तो 3 चीज़ों की चर्चा करते हैं, अर्थात ठीक है, हम देखते हैं कि वर्ण की क्या स्थिति थी। दूसरी बात हम देखेंगे स्त्रियों की क्या स्थिति थी, और तीसरी बात देखेंगे कि समाज की आर्थिक स्थिति क्या थी, अर्थात समाज आर्थिक रूप से समान था या समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त थी। तो यहाँ वर्णों की बात है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है वो कर्म के आधार पर बटा था, क्षमता के आधार पर बटा था। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था, जिस कर्म को करता था, उसको उस वर्ण में रख दिया जाता था। जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार के वर्ण की बात अगर किया था: पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग और उसके साथ साथ सामान्य वर्ग। तो चूंकि 3 प्रकार के काम करते हुए लोग दिखाई दिए और 3 वर्णों में उनको रख दिया गया। यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है कि अब वर्ण का स्थान क्या होता है, जन्म लेता है। और जन्म जैसे ही वर्ण का स्थान जन्म लेता है, इसका मतलब है कि वहीं से जाति व्यवस्था की, जाति प्रथा का उदय हो जाता है। तो वर्णों की स्थिति कि उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का उदय हुआ, ठीक है, जाति प्रथा का उदय हुआ। अर्थात अब 4 जातियों का उल्लेख यहां पर हमें देखने को मिलता है। 4 जाति प्रथा में हम देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब 4 जातियों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में चारों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित हैं कि 4 जाति के लोग अलग अलग काम कर रहे थे। चूंकि इस समय जो वर्ण का स्थान जाति ने ले लिया है, तो अब ब्राह्मण का जो मुख्य काम था धार्मिक कार्यों को संपादित करना और राजा को उसके कर्तव्यों का बोध कराना, ठीक है। अर्थात ब्राह्मण मुख्य रूप से इस समय जो काम करते थे, धार्मिक और शैक्षणिक काम करते थे। ये 2 काम ब्राह्मणों के शुरू से ही थे, शुरू से ही चले आ रहे थे। दूसरी बात क्षत्रिय का था कि समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। अर्थात 2 काम है, एक तो समाज के लोगों को नेतृत्व प्रदान करना और साथ ही साथ समाज के लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करना। अर्थात मुख्य पेशा सैनिक कार्य था और शासक वर्ग भी क्षत्रिय वर्ग से ही आते थे। तो क्षत्रिय का काम था समाज के लोगों को नेतृत्व प्रदान करना और साथ ही साथ समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य समाज के मुख्य उत्पादक वर्ग होते थे, अर्थात
कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार वैश्यों के हाथ में होता था और वैश्य समाज के मुख्य उत्पादक वर्ग होते थे और समाज के अन्य वर्गों के लिए ये जीविका के साधन उपलब्ध कराते थे। मतलब खाने पीने की व्यवस्था करना, पहनने की व्यवस्था करना, सभी प्रकार की चीज़ों की व्यवस्था वैश्यों के द्वारा किया जाता था, जो तीसरे वर्ण में है। और शूद्र अर्थात शूद्र का काम था ऊपर की 3 जातियों की सेवा करना। तो इस तरीके से आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा की शुरुआत हुई और इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में एक प्रकार से सामाजिक असमानता व्याप्त हुई। चूंकि वैश्य और शूद्र जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में रखे गए थे, तो मुख्य रूप से वैश्य की यह सोच थी कि मैं समाज का मुख्य उत्पादक वर्ग हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा संपादित होते हैं, लोगों के जीने का साधन मैं उपलब्ध कराता हूं, फिर भी समाज में मेरा तृतीय स्थान है। तो उनके अंदर असंतोष था और वो असंतोष देखिए धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। तो उत्तर वैदिक काल के अंत में जो सुधार आंदोलन हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये दो जो वैश्य और शूद्र के अंदर जो असंतोष है, उस असंतोष ने सामाजिक सुधार की आवश्यकता महसूस की। तो यहां पर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा के कारण जो समाज में असमानता, विषमता व्याप्त हो गई थी, इसके कारण सामाजिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी के फलस्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो ये आप देख रहे थे वर्णों की स्थिति की उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी। हमने कहा कि समाज में अब क्या है, यहां पर जाति प्रथा की समाज में शुरुआत हो गई है। दूसरी चीज कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व काल की तुलना में अर्थात ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज होती है। ये गिरावट कैसे दर्ज हुई, देखिए कि विभिन्न जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि पूर्व काल की तुलना में अर्थात ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। अब स्थिति में गिरावट हुई, इसके लिए क्या प्रमाण हमारे पास है। नंबर 1 अगर हम बात करें, प्रमाण की बात करें, तो नंबर 1 हम देखते हैं यहां पर कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री के जन्म पर दुख व्यक्त किया गया है। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में पुत्री के जन्म पर दुख व्यक्त किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया गया है। तो ये दर्शा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। ये ध्यान से समझने की बात है। जो क्या क्या चीजें दर्शा, किन किन चीजों से हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई, उसको हम प्रमाण के आधार पर बता रहे हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में स्त्रियों के पुत्री के जन्म पर दुख व्यक्त करने की बात की गई है। पुत्री को सभी दुखों का स्रोत बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। नेक्स्ट तीसरा प्रमाण हमने देखा ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस अधिकार को स्त्रियों से छीन लिया गया, अर्थात स्त्रियां अब राजनीतिक संस्था सभा समिति में भाग नहीं ले सकती है, अर्थात उनके राजनीतिक अधिकार कम हो गए। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि स्त्रियों को आर्थिक अधिकार मिले हुए थे। हमने बताया था कि अविवाहित कन्याओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था और अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था। तो अविवाहित कन्या को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया, लेकिन वह अधिकार उत्तर वैदिक काल में ले लिया गया, छीन लिया गया। इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो आर्थिक अधिकार ऋग्वैदिक काल में दिए गए थे, उसको भी ले लिया गया। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में
स्त्रियों को कुछ सांस्कृतिक अधिकार मिले थे, जैसे उपनयन संस्कार उनका होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये आपने देखा कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनको जो अधिकार ऋग्वैदिक काल में मिले थे वे अधिकार यहां पर ले लिए गए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो धार्मिक क्रियाकलापों में धीरे धीरे जाने से रोका जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्रियों को कुछ अधिकार मिले थे। ये अधिकार तो उनसे ले लिए गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई। जैसे इसके बाद भी हमने कहा कि इसके बावजूद भी स्त्रियों को कुछ अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, स्त्रियों को कुछ अधिकार मिले हुए थे, जैसे क्या क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर भी बाल विवाह, ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सबों का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था। लेकिन नियोग प्रथा, अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब चीजों का प्रचलन था। अर्थात जिससे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो सकती थी उसका प्रचलन नहीं है, जिससे स्त्रियों की स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है उसका प्रचलन समाज में था। तो ये कुछ अधिकार, सामाजिक अधिकार मिले हुए थे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक अधिकार की बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ था। जैसे हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षित स्त्रियों में गार्गी मैत्रेयी का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है कि ये सब के सब उत्तर वैदिक काल की शिक्षित स्त्रियां थी। अर्थात हम कह सकते हैं निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, कि पूर्व काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज तो हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले हुए थे। तो ये ओवरऑल आपने देखा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के विषय में। इसके साथ साथ हम यहां पर समाज की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज में आर्थिक समानता नहीं बल्कि आर्थिक असमानता थी। आर्थिक असमानता इसलिए थी कि यहां पर हम देखते हैं कि भूमि का स्वामी अब राजा हो जाता है। ठीक है, भूमि के स्वामित्व का विकास होता है, भूमि का स्वामी राजा हो जाता है और राजा को, ठीक है, राजा को किसानों के द्वारा, प्रजा के द्वारा कर दिया जाता था। राजा को हमने कहा कि जो उपज का 1/16 भाग होता था, पहले आपने देखा है कि अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में नियमित राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। तो राजा भूमि का स्वामी होता था और उसका अधिकांश हिस्सा जो राजा को कर मिलता था वह राजा या तो अपने पास रखता था, पारिवारिक और राजकीय कार्य संपादित करता था, या फिर उसमें से कुछ पुरोहित वर्ग को दिया जाता था। तो यद्यपि मुख्य उत्पाद और वैश्य और शूद्रों का जो जीविकोपार्जन होता था, ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं वैश्य और शूद्र राजा के ऊपर निर्भर हो गए थे। अब जाहिर सी बात है कि जो मुख्य उत्पादक वर्ग है वो तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। मेहनत करने के बाद भी उसे उतना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है जितने के लिए वो डिजर्व कर रहा है, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको अधिक मिल रहा है। इसका मतलब समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त थी। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का संपादन हो रहा था और उन यज्ञों में दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को क्या था कि दक्षिणा के रूप में दासी दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो जिस काल में हम देखते हैं कि दास प्रथा है, जाहिर सी बात है जब दास प्रथा किसी समाज में है इसका मतलब वह समाज में असमानता को दर्शा रहा है। तो यहां पर देखिए कि जो उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन का समान वितरण नहीं हो रहा है बल्कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो लोग वैश्य और शूद्र थे उनको उत्पादन का कम अंश मिलता था। पुरोहित और क्षत्रिय को
उत्पादन का अधिक अंश मिलता था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक समानता नहीं बल्कि आर्थिक असमानता व्याप्त थी। तो ये आप देख रहे थे उत्तर वैदिक काल की कुछ बेसिक बातों को हम आपको बता रहे थे। इसके बाद जो चीज आपने अभी देखा उससे अब हम उत्तर वैदिक काल के समाज की कुछ विशेषताओं के विषय में हम आपको बताएंगे कि इस समय क्या स्थिति थी समाज की। कुछ अन्य बातों को विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था और समाज में संयुक्त परिवार के प्रथा का भी प्रचलन था। तो एक आपने देखा कि समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है, और दूसरा समाज में संयुक्त परिवार के प्रथा का भी प्रचलन है। ये उत्तर वैदिक काल के समाज की महत्वपूर्ण बात है कि समाज पितृसत्तात्मक है और समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन है। दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है। गोत्र शब्द का उद्भव यद्यपि ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन उस समय गोत्र का मतलब होता था गाय की सुरक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, निवास करते थे, उसको एक गोत्र का माना जाता। वहां पर इसीलिए उसको गोत्र कहा जाता था। मतलब गाय की सुरक्षा करने के लिए लोगों का जो समूह इकट्ठा होता था उसको गोत्र कहा गया, और उसी समय से गोत्र प्रथा का उद्भव होता है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर एक मूल पुरुष से उत्पन्न सभी व्यक्ति को एक गोत्र का माना गया और कहा गया कि सगोत्रीय विवाह अवैध है। ठीक है, सगोत्रीय विवाह अवैध है। तो ये आप देखेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है, यद्यपि गोत्र शब्द का उद्भव ऋग्वैदिक काल में भी हुआ है, जिसके विषय में हमने आपको बताया उस गोत्र का मतलब क्या था। चौथी बात, इस विशेषता यहां पर है कि उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई, और हमने कहा कि सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक काल के लास्ट में, अंत में जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। दूसरी बात यहां पर आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ग भेद बहुत मजबूती से स्थापित नहीं हुआ है। यद्यपि जाति प्रथा की शुरुआत हुई, ऊंच नीच की भावना की शुरुआत हुई, लेकिन वह बहुत कठोरता से समाज में स्थापित नहीं हुआ था, जिसे हम कुछ प्रमाणों से समझ सकते हैं। जैसे प्रमाण के रूप में क्या है? प्रमाण के रूप में यह है कि इस समय हम देखते हैं कि राज्याभिषेक, राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर, ठीक है, शूद्रों को उपस्थित रहने की अनुमति मिली। अगर वर्ग भेद मजबूती से स्थापित होता, वर्ग भेद कठोर होता, कठोरता उसमें होती, तो शूद्रों को राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहने का अधिकार नहीं मिलता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो शिल्पी वर्ग है, ठीक है, शिल्पी वर्ग है, उनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिला हुआ था। इसका मतलब यह है साफ साफ, चूंकि यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिला था, मतलब उपनयन संस्कार कर सकते थे। अगर यहां पर वर्ग भेद कठोरता से लागू होता तो जाहिर सी बात है कि वैश्य और शूद्र को यह अधिकार नहीं मिले होते। शिल्पियों का समाज में
ऊंचा स्थान था, रथकार को ऊंचा स्थान था। और कह सकते हैं वैश्य वर्ग में भी रथकार के लिए हम अगर बात करें कि वैश्य वर्ग में रथकार को उपनयन संस्कार का अधिकार मिला था। क्यों? इसलिए कि रथकार के द्वारा ही रथों का निर्माण होता था जिस पर चढ़ करके राजा युद्ध करता था। तो ये आपने ओवरऑल देखा उत्तर वैदिक काल में हमने जो सामाजिक स्थिति की चर्चा की थी कि समाज में वर्णों की क्या स्थिति थी, समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी और समाज में आर्थिक समानता थी या आर्थिक असमानता थी। विभिन्न प्रमाणों से इसको हमने बताने की कोशिश की और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की ओवरऑल सामाजिक चीजों को विशेषताओं में बता दिए कि किन किन चीज, ये क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या अलग से उत्तर वैदिक काल में है। इसको आपने देखा पितृसत्तात्मक समाज के रूप में, संयुक्त परिवार के प्रथा के रूप में, गोत्र प्रथा के रूप में, आश्रम व्यवस्था के रूप में और समाज में जाति व्यवस्था मजबूती से स्थापित था या मजबूती उसमें नहीं थी, इसको हमने विशेषताओं के रूप में बताया। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही रोचक और अच्छा ये टॉपिक था। आशा है कि आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से इससे परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसका समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।